आज रटी है? बोल। हड़प्पा से मातृ देवी कहां से मिला? उल्टा बोल तू। मातृ देवी कहां से मिला? मारेगा ना तो बुकवा निकल जाएगा। बैठो, बगल में बोलो रे। जूता हुआ खेत का प्रमाण कहां से मिला? कालीबंगा। बैठ जाइए। अटक गया है काली। ठीक ठीक, चलिए आज का क्लास शुरू किया जाए ना। चलो अच्छा, जा एक दो तो पूछे ही नहीं है। बोलो, तुम बताओ। इसको भारी क्वेश्चन पूछते हैं। बोल, धौलावीरा किस नदी के किनारे है? अब धराया है। नदी किनारा भी हुआ था ना जी, मंसर और मरहा। दैमाबाद को नहीं बोलना, परवरा नदी। वाह, तब तो पढ़ी है। गुड, बैठ जाओ। बगल में बोलो रे। तुम बताओ जल्दी से, लोथल कौन नदी के किनारे है? नहीं पता? फर्स्ट क्लास है। देख जतरा कितना खरा हो। ऐसे ही रट्टे पड़ेगा डेली, समझ ले। बैठो, बोलो रे। लोथल किस नदी के किनारे है? तोरो फर्स्ट क्लास है? भगवान ना, हम सोचे फर्स्ट क्लास है। बैठो, चलो रे चल। कोई सुरक्षित सीट ना है कि बैठ गए सुरक्षित, समझ ले। कहीं बैठले तो वो बताना है। चल तू बताओ जल्दी से, एकदम हल्का बोल। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज। वाह, तब तो पढ़ी है। बोलो, चानहुदरो किस नदी के किनारे है? सिंधु। गुड, बैठ जाइए। तब तो सही है। चलिए मिला जुला के हम देख लिए, सब लोग पढ़ना शुरू कर दिया है। ई लक्षण रह गया तब तो बहुत मजा आ जाएगा। तब तो लगेगा कि हाँ, इसमें काफी बच्चे रिजल्ट देंगे। ये नहीं है कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट है कितना पढ़ रहे हो। हो सकता है कई बच्चे घर से ही पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, वही रिजल्ट दे। बाकी कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली जाएगा वही आईएएस करेगा, दिल्ली जाएगा वही बीपीएससी करेगा। कहीं से रह के तुम ईमानदारी से पढ़ो, रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो इसलिए तुमको मेन काम है ईमानदारी बरतना। तो चलिए आज तो क्लास हम देखे। चलिए बहुत सुंदर, मैक्सिमम बच्चे को याद है। यही क्रम तुमको बना के रखना है। हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे उत्खनन से प्राप्त सामग्री, यही चल रहा था ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग चल रहे थे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से कहाँ क्या सामान मिला है, और इसी की कहानी हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे। और इसी में हम देख चुके थे हड़प्पा, फिर क्या देख चुके थे? मोहनजोदड़ो, फिर क्या देखे थे? लोथल और कालीबंगा। धौलावीरा भी हो गया था ना। चलिए, तो इतने जगह हम लोग देख चुके थे कहाँ क्या मिला। आपसे पूछे स्टेडियम कहाँ मिला? स्टेडियम कहाँ था? धौलावीरा में। जूते हुए खेत कालीबंगा। अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल, दोनों में न था। बंदरगाह लोथल है। तो ये सभी बात हम लोग पिछले क्लास में सुन चुके थे। आज हम लोग एक दो जगह का और देखेंगे कहां से क्या मिला, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नीचे लिख दीजिए आगे, बनावली। बनावली सुनेंगे ध्यान से। देखो अभी सब आसान है, तुरंत ध्यान में एकदम याद होते चला जाएगा। बनावली में इंपॉर्टेंट है, यहाँ हल के आकार का खिलौना मिला है। हल के आकार का खिलौना, इसका मतलब ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, जूता हुआ खेत कहाँ मिला? कालीबंगा। और हल के आकार का खिलौना तो बनावली। ध्यान में सेट रखना,
हल का प्रयोग हम लोग पेड़ लगाने में करते हैं, और पेड़ लगाएंगे, अरे हल का मतलब है खेत जुताई होगी, और पेड़ लगाएंगे तो धीरे धीरे जंगल बनेगा, और जंगल को ही वन कहते। तो ये बनावली के वन वाली ध्यान रख, जंगल वाली तो कहना कि वो जंगल वाली में हल के आकार का खिलौना। और यहीं से हम लोग को सरसों का ढेर भी मिला। दूसरा नंबर क्या मिला? सरसों का ढेर। तो बनावली से दो चीज मिला, क्या क्या? हल के आकार का खिलौना और सरसों का ढेर। इसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है चान हुदड़ो। सुनोगे अब? चान हुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का फैक्ट्री वाला जगह। जैसे आप दिल्ली गए, दिल्ली के बगल में नाम सुने होंगे नोएडा, तो अब जो भी फैक्ट्री है ज्यादा दिल्ली में रहेगा कि नोएडा में होगा? नोएडा में होगा। उसी तरह इंडस्ट्रियल एरिया का नाम कौन है? चान हुदड़ो। जो फैक्ट्री की बात होगी समझना चान हुदड़ो में। अब तुमको कहे कि बताओ गुड़िया बनाने के कारखाना, चान हुदड़ो। मनके बनाने के कारखाना, चान हुदड़ो। फैक्ट्री जब भी आएगा हड़प्पा में तो समझना कि चीन गए तो चान हुदड़ो हो। फैक्ट्री का मतलब चान हुदड़ो। यहीं से पाउडर क्रीम सब मिला। तो तुमसे कहेगा कि पाउडर के साथ, क्रीम के साथ, लिपस्टिक के साथ, कहना कि सब समझ गए। सब कहाँ है? चान हुदड़ो। चान हुदड़ो से सब मिला। दूसरी बात, यहीं से कुत्ते और बिल्ली के पद चिन्ह का साक्ष्य मिला। अब तुमसे इसका मतलब है कि हड़प्पा वासी कुत्ता से परिचित थे कि नहीं थे? बिल्ली से परिचित थे कि नहीं? तो थे। यही एक ईंट का चिमनी था, भट्ठा, वहीं पे कच्चे ईंट पड़े हुए थे, और उसी एक ही ईंट पर बिल्ली के पंजा और कुत्ता के पंजा दोनों है। तो इससे हम लोग समझ गए, इतिहासकार कि वो समझ गए बिल्ली यहीं आराम कर रही होगी और कुत्ता देख के खदेड़ दिया होगा। खदेड़ा होगा तो बिल्ली भागी, कुत्ता भी खदेड़ते भागा, दोनों का पैर तो आ गया। अब पैर आ गया तो हम लोग को मालूम चल गया कि वो वहां बिल्ली और कुत्ता दोनों था, इतना पता चल गया। तो आपसे पूछे कि बताओ बिल्ली का पद चिन्ह, कुत्ते का पद चिन्ह तो कहां मिलेगा? चान हुदड़ो। बोलो, क्लियर है सबका? इसके बाद लोथल तो हम लोग देख लिए थे। अगला एक इंपॉर्टेंट एक और देख लें, रंगपुर। रंगपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बताया था कि चावल हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मूल फसल नहीं है, फिर भी रंगपुर से धान की भूसी मिला। ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपको कभी भी पूछेगा धान की भूसी कहां से मिला, आंसर क्या हो जाएगा? रंगपुर। तो पहले जल्दी से लिखते जाइए, बढ़ाइए। नीचे लिखिए बनावली, नीचे की ओर डैश दे दे के लिखना, जैसे समझाए थे। बनावली में डैश दे के लिख दीजिए, हल के आकार का खिलौना। हल के आकार का खिलौना, हल के आकार का खिलौना। नीचे डैश देके लिख दीजिए, सरसों के ढेर। सरसों के ढेर। सरसों के ढेर। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए, चान हुदड़ो। कलर चेंज कर लेना, चान हुदड़ो। चान हुदड़ो। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए, गुड़िया बनाने के कारखाना। गुड़िया बनाने के कारखाना। गुड़िया बनाने के कारखाना। नीचे डैश देके लिख दीजिए, मनके बनाने के कारखाना। मनके बनाने के कारखाना। मन का समझता है? माला में मोती जो देखा है ना, वो मन का है। मनके बनाने के कारखाना। फैक्ट्री जब भी आएगा तो आप पहचान लोगे कि कौन सा जगह है, चान हुदड़ो। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री। सौंदर्य प्रसाधन समझ गया? समझा? सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री।
कुत्ते और बिल्ली के पद चिन्ह, कुत्ते और बिल्ली के पद चिन्ह, कुत्ते और बिल्ली के पद चिन्ह, पद चिन्ह लिखा गया सबसे। चलिए नीचे लिख दो हेडिंग रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर। और ध्यान में सेट रखेंगे, रंगपुर से क्या साक्ष्य मिला? धान की भूसी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि धान इसका फसल नहीं है फिर भी मिला है, तो रंगपुर में नीचे लिख दीजिए धान की भूसी, धान की भूसी। चलिए नीचे एक और बढ़ा दीजिए, नीचे लिख दीजिए सुरकोटदा, सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? बलूचिस्तान में कि सिंध में? तो गुजरात में। बलूचिस्तान में सुतका कोह और सुतका गेंडोर है, सुरकोटदा बोले तो गुजरात में। चलिए ध्यान दो, सुरकोटदा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं था, फिर भी यहाँ घोड़ा के अवशेष मिले। तो घोड़ा के अवशेष दो जगह से, कहा? लोथल और सुरकोटदा, दोनों ध्यान रखना है। तो लिख दीजिए घोड़ा के अवशेष, घोड़ा के अवशेष, घोड़ा के अवशेष। चलिए हो गया, कलम रखें। अब ध्यान दो, अब जो लड़के पिछले क्लास से कंटिन्यू है उसको क्लास आज का ज्यादा आसान लगेगा। जो लड़के क्लास छोड़े हो उसको फिर 2-3 दिन दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे लय में आएगा, इसलिए घबराना नहीं। अब हम लोग चल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। सबसे पहले हम लोग चलेंगे हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, ये सभी बात हम लोग करें। हड़प्पा सभ्यता का आकार, और ये सभी बात के बाद हम लोग डिटेल एक एक करके बढ़ते चलेंगे। ध्यान दो, पहले सब लोग ये बताओ, हड़प्पा सभ्यता का नक्शा याद आया सबको? तो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था, सभी बच्चे एक एक करके याद करो कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन था? मांडा। दक्षिण में दैमाबाद, याद है ना सबको? उत्तर में आलमगीरपुर और दक्षिण में सुतका गेंडोर, याद है ना सबको? अब ध्यान दीजिए, ये हड़प्पा सभ्यता का अंतिम बाउंड्री हो गया। उत्तर में कौन है? मांडा। मांडा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। दैमाबाद महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में कौन नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। याद आ गया सबको? अब बाकी जो भी जगह थे आपको याद है, इधर जगह सब जगह हम लोग बनाए थे। तो अब सुनो ठीक से, हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है, यह एरिया अगर हम लोग देखें तो यह ऐसे करके डेवलप है। तो देखो हड़प्पा सभ्यता का आकार किस आकार में है, और इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बढ़िया से सुनोगे, सब रटने वाली बात नहीं है। मानचित्र देखो, तो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है वो एरिया का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अब तुमसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का आकार था, चॉइस ए, चेस बोर्ड के आकार। बोलो सही की गलत? चेस बोर्ड शतरंज होता है, क्या इस शतरंज जैसा दिख रहा है? नहीं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का नगर का आकार, तो चेस बोर्ड हो जाएगा। देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर है। नगर उसका टाउन चेस बोर्ड जैसा है, लेकिन पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वो त्रिभुजाकार। बोलो जी क्लियर है? दूसरी बात, अगर ये त्रिभुजाकार एरिया है तो इसका हम लोग एरिया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसके क्षेत्रफल का मोबाइल नंबर है 1299-600। ये डायल करोगे तो हड़प्पा का एरिया डायल हो जाएगा 1299-600 वर्ग किलोमीटर। और इतना नहीं याद होता है तो सीधा सीधा 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
अब 1299,600 नहीं भी याद है कोई बात नहीं, सोचो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता डेवलप। 13 लाख वर्ग किलोमीटर का मतलब समझो, अगर हम जहानाबाद से या यहां पटना से दिल्ली की बात करें तो 1000 किलोमीटर, और इतना ही दूर इधर चले जाएं, मान लो 100 किलोमीटर, तो ये जो एरिया है 100 किलोमीटर हम इधर जाएं और दिल्ली जाए और पूरा को घेरें तो 1000 गुना 100 1 लाख हो, उसका 13 गुना करो तो 13 लाख होगा। उतना में हड़प्पा सभ्यता डेवलप्ड। तो हड़प्पा सभ्यता का एरिया कितना विशाल है तुम खुद समझ रहे होगे कि गुजरात, यूपी से लेकर पाकिस्तान के अंतिम छोर तक। इसलिए क्या ही छोटा हिस्सा में बड़ी विकसित है कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में डेवलप। क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का जगह किस राज्य से नहीं मिला, अब उसी में देगा राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और फिर दे देगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मिला है। बिहार से हड़प्पा कालीन स्थल का नाम मिला है चिरांद। अब चॉइस दे रहे हैं, बिहार में हड़प्पा कालीन स्थल है चिरांद, चेचर और फिर एक दे दिया इसमें मान लो राजगीर और डी दिया, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा रे? चिरांद होगा। गधे जब यूपी से आगे बढ़ा ही नहीं तब बिहार में हड़प्पा के जगह कौन होगा रे? कोई नहीं। गजब नालायक है ना मूर्खवन, ये सब चिरांद मार रहा है नालायक। अरे चिरांद का मतलब तो नवपाषाण कालीन जगह। हमने तुमसे कांस्य कालीन जगह पूछ ली। अरे लड़के क्या करते हैं ना, वो सब नहीं पटता है हड़प्पा, वो तो जान के सेटर मुस्कुराता है सब सेट करके। उसको मालूम है कि चिरांद देंगे तो कहीं सेट मारा होगा, पक्का मार के चला आएगा और घरे आके समझेगा कि कौन कालीन कह रहा। तो आपसे कभी भी पूछे कि बिहार में हड़प्पा कालीन स्थल है, कुछ नाम दे तो मुस्कुराना कि सर आलमगीरपुर के पार हुआ कहां था हड़प्पा, इसीलिए कोई स्थल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये सब होश में रहना है, वो बाकी हम टेस्ट देंगे तो सही हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया सबका। दूसरी बात, चौहद्दी भी सबका क्लियर। उत्तर में मांडा, दक्षिण पूरब आलमगीरपुर, पश्चिम सुतका गेंडोर। क्लियर है? इस बात को जल्दी से लिखेंगे, नीचे लिख दो, हेडिंग दे दो, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। विशेषताएं, चलिए नीचे डैश देके लिख दो, हड़प्पा सभ्यता का आकार, हड़प्पा सभ्यता का आकार, हड़प्पा सभ्यता का आकार बोलो कैसा था? वेरी गुड, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। नीचे डैश देखिए, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 लगभग बोलो कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। चलिए नीचे लिख दो, हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी, हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी। सभी बच्चे बताओ, चौहद्दी का मतलब चारों दिशा होता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें पूरब, बोलो हड़प्पा सभ्यता के पूरब में, दूसरा जगह हम चलें पश्चिम, तीसरा जगह हम लोग चले उत्तर और चौथा जगह चले दक्षिण। अब सभी बच्चे ये बताओ, कलर हम चेंज कर दें और जल्दी से सोच के बताइए, पूरब में कौन है?
आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन। ये तो याद है सबको। चलो हमको केवल जगह और राज्य, क्या बाकी तीनों भी लिख सकते हो ना? लिख दो अपने से। अपने से लिखो तो धीरे धीरे हो जाएगा सही। अब जो लोग क्लास नहीं किया है पिछला, उन लोग को तो बहुत भार पड़ रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं, फिर धीरे धीरे 2-4 दिन लगेगा, दूसरा पार्ट से एडजस्ट करो। उबकी डुबकी मारोगे तो गवा जाएगा, एकदम कंटिन्यूटी रहेगा तो फिर आसान हो जाएगा तुम्हारा। पश्चिम में हमारा जगह कौन हो जाएगा? सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर कहां है? बलूचिस्तान में, दास्क रिवर के किनारे। उत्तर में कौन हो गया? मांडा। मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में कौन है? दैमाबाद। कहां है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। और प्रवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। चलो ये तो चौहदी क्लियर है ना सबका। चलिए नेक्स्ट स्टेप चले। देखो हम सारी बात को लिखाएंगे, केवल आपको ध्यान देना है बात पर, धीरे धीरे सभी बात आपको याद होते चला जाएगा। तो चलिए अब चौहदी के बाद थोड़ी विशेषता और हम लोग सुनते हैं। बोलो हड़प्पा सभ्यता कैसा युग रहा होगा? ताम्रपाषाण की कांस्य युगीन की लौह युगीन? जल्दी बोलिए। तो चूंकि कांस्य की नर्तकी मिली है, याद है सबको, तो इसीलिए यह युग कैसा है? कांस्य युगीन। क्या हड़प्पा सभ्यता में लोहा का कोई सामान है? नहीं। क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, इसमें कांसा और लोहा। क्या सोना से परिचित थे? बोलो। तो ये मत समझना कि बहुत पुराना है तो सोना से नहीं थे। कई नालायक लोग सोचता है सोना नहीं हो, सोना चांदी सब है, लोहा खाली नहीं। बोलो जी, क्लियर है सबका? तो ये कैसा युग है? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन का मतलब हो गया कांसा तक पहुंचे हुए हैं। अगला बोलो, प्रागैतिहासिक काल है कि आद्य ऐतिहासिक कि ऐतिहासिक? जल्दी बोलिए। जिसमें लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कैसा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल है। तो नीचे डैश देके दोनों बात लिखिए, डैश देके लिखे, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। नीचे डैश तक लिख दीजिए, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। लिखा गया। अब देखो तुमसे हम कहें कि बोलो हड़प्पा वासी तांबा का प्रयोग करते होंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए। करते थे। कांसा का प्रयोग किए कि नहीं? कांसे की नर्त की। बताओ जल्दी, पत्थर का प्रयोग किए कि नहीं? जल्दी बोलिए। किए हैं। अब देखो इस पे बीपीएससी लेवल के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम लोग इतना दूर का एक हम लोग पूरे ढलैया करते हैं डोर लेवल कि हाँ आपसे बन जाए। नीचे क्वेश्चन लिखो, नीचे लिखे, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न पदार्थों के
प्रयोग का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम है। चार चॉइस देख दीजिए। चॉइस है कांसा, तांबा, पत्थर। पहले लिखोगे फिर हम समझाएंगे क्वेश्चन, तब तुम चोरी वगैरह कर सकते हो। हमारे क्लास में हर क्वेश्चन में चोरी अलाउ रहता है। जब तुमको देंगे मतलब हम तुम्हारा ब्रेन टेस्टिंग करते हैं कि हाँ इसमें सोचने की स्किल कितना इसका बढ़ रहा है। कांसा, तांबा, पत्थर, तांबा, कांसा, पत्थर, पत्थर, तांबा, कांसा, पत्थर, कांसा, तांबा। पहले लिख लोगे फिर हम क्वेश्चन समझा देंगे। समझा देने के बाद तब आपको आंसर देना है। चोरी उरी का इच्छा होगा तो पन्ना उन्ना उलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और तब सही बताएगा मतलब एकदम फिट होगी। चलो एक बार समझा दें, सुनो पहले। हड़प्पा सभ्यता के निवासी, पहले सारे बच्चे बोर्ड पर क्वेश्चन सुनो। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कुछ कुछ सामान का प्रयोग करते थे, वस्तु के लिए प्रयोग करते थे। तो उन सामान में सही अवरोही क्रम है। अवरोही माने ज्यादा से कम, घटता हुआ क्रम। किस पदार्थ का सामान सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी ज्यादा से कम की ओर आना है। कांसा का सामान ज्यादा, उससे कम तांबा, उससे कम पत्थर। तांबा ज्यादा, कांसा उससे कम, पत्थर सबसे कम। पत्थर सबसे ज्यादा, तांबा उससे कम, कांसा सबसे कम। पत्थर सबसे ज्यादा, कांसा उससे कम, तांबा सबसे कम। एक क्वेश्चन सोच लिया है? सी। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया। हड़प्पा वासी ज्यादा से कम सामान यूज किए। अब तुमको सब चीज चला। कितने बच्चे को डी लग रहा है? हम नीचे से ऊपर चलेंगे। अरे है तो उठाओ। हमारी डप्पो कैसे किया देखा, माहौल गड़बड़, सीधे समर्थन वापस सरकारें गिरा देता है इसे। अरे है तो अपना उठाओ, हो सकता है केवल तुम्हारा सही रहे, बाकी के फिर में मत रहा। डी फिर से, हाँ है, 4-5 लोग है, गुड। सी, सी में भी कुछ लोग हैं। और बी, चलिए वेरी गुड। और ए, बहुत सही। तुम लोग हाथ नहीं उठाए रहे। मुखिया में कहा खड़ा हो गए सब लोग, नेता बनती भविष्य में। अरे कौन होगा रे? अब सी होगा। ए, अरे हड़प्पा सभ्यता कैसा युग की सभ्यता? कांस्य युगीन। कांसा है कि नहीं है? कांसा है तो तांबा भी होगा और पत्थर भी होगा। ज्यादा समान है तो बिल्कुल सबसे ज्यादा समान किसका होगा? पत्थर। उससे कम तांबा का, सबसे कम कांसा का। और सही आंसर सी, बिल्कुल सही जवाब। अरे आया समझ में? खड़ा हो। मैंने उसको बोले दो, पूरे पीछे बोल रहा है कुछ। क्या बोल रहा है? नहीं समझ में आया? आ गया? अच्छा चलो तो बैठ जाओ। हम सोचो कि थोड़ा दुख ज्यादा है। अरे समझा कि फिर से? फिर से रे, खड़ा हो फिर से वाला। का दुख तोरा लग रहा है? अच्छा तोरा ही बताओ। अरे तोरा ही हम कहें कि अभी कौन युग है तुम्हारे यहाँ? चांदी का युग, स्टील का युग कि सोना का युग? अगर तुम्हारे घर में सोना का सामान मिल गया तो तुम्हारे यहाँ सोना का युग माना जाएगा। तो घर में सोना के सामान है तो सोना का युग है। अब हम कहें कि तुम्हारा घर सोना का युग में पहुंचा हुआ है, अब फिर कहें ज्यादा से क्रम सजाओ, सबसे ज्यादा सामान सोना के है, चांदी के है कि स्टील के? तो कौन सी का होगा रे? तो सोना युग में पहुंचा है, लेकिन सामानवा तो ज्यादा स्टील ना रहेगा रे, सोना तनिया बनिए ना होगा। अब तू कहेगा जी स्वर्ण युग है सर, तो सोना सबसे ज्यादा, तो गड़बड़ आंसर ना हो गया।
वैसी कांस युग है तो है पहुंचल, लेकिन कांसा बनाना टफ था अभी के सोना जैसा, तो उसका सामान कम। और सबसे ज्यादा सामान किसका है? पत्थर। उस समय पत्थर आसान है। आया बात समझ में रे? जैसे तुम्हारे यहां सबसे ज्यादा सामान है तो भले युग स्वर्ण युग है, लेकिन स्टील वाला बर्तन सबसे ज्यादा है। बात समझा? ये चीज को शंका बैठ जाइए। बोलोगे क्लियर है सबका? सुनोगे कई नालायक लोग का लक्षण क्या होता है ना, हड़प्पा सभ्यता कहां से हुई ना, देखते ही हड़प्पा मार कांसा एकदम सबसे पहले रहेगा। हाँ बोलिए। हाँ अरे कांसा बनता कैसे ही मालूम है तुमको? कांसा कैसे बनता है रे? तो इनमें तांबे का प्रयोग करोगे ना तो ई बनेगा, ये नहीं यूज करोगे तो बनवे नहीं करेगा। तो तांबा में टीना मिलाओगे तो कांसा बनेगा। आप तू तांबे का यूज कम करेगा तो बेचारा तैयार कैसे हो? आया बात समझ में? चलिए तो बात समझिए, कांसा का मतलब हो गया कि तांबा प्लस टीना, तो तांबा ऑलरेडी ज्यादा रहेगा कांसा से। बोलिए क्लियर है बात सबको? तो चलिए अच्छी बात है। सुनो, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही चढ़ेगा। हम जो लिखा रहे हैं वो लाइन सिंपल लाइन, छोटा एग्जाम दोगे तो बस इतने में पार लग जाएगा। हड़प्पा सभ्यता था ताम्र पशान पशान कास्यगिन लौगिन कास्यगिन मार के चटनी पूछ। ऊपर ग्रेजुएशन लेवल में चढ़ोगे तो उतना सरियल मरियल नहीं पूछेगा, वो ऐसे देगा कि आओ बाबू जरा ब्रेन टेस्टिंग करते हैं, और तब तुमसे चेक करेगा कि हाँ कितना अच्छा सही करता है। तो बिल्कुल ये सोच करके बनाना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब सुनो सबको, यहां से हड़प्पा सभ्यता के 4 जीवन हम लोग पढ़ेंगे। पहला जीवन का नाम क्या होगा? सामाजिक, फिर बोलो आर्थिक, फिर बोलो धार्मिक, तब बोलो राजनीतिक। चारों होने के बाद हम लोग का हड़प्पा सभ्यता का पतन पढ़ना है, लेसन खत्म हो जाए। तो अब हेडिंग दीजिए, आज नीचे लिखो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। 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 चलिए सभी का ध्यान कंप्लीट बोर्ड पर आए, ध्यान से सुनो। अब हड़प्पा सभ्यता के समाज की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, जरा एकदम ध्यान से सुनोगे। हड़प्पा सभ्यता में समाज में माता का महत्व ज्यादा था कि पिता का? तो ये मूर्तियों से तय हुआ है, ज्यादातर मूर्तियां महिलाओं के मिले। यहां से एक मूर्ति मिली है, जो मूर्ति क्या है? मातृ देवी की मूर्ति है। मातृ देवी समझते हो? एक मूर्ति महिला का मिला है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए चित्र, और उससे एक कल्पना है कि पूरे ब्रह्मांड महिलाओं के बल पे ही चल रही है, इसीलिए मातृ देवी की कल्पना की। हड़प्पा वासी का जो सोच था कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले मेन महिला, सारे पुरुष अचानक मर जाए पूरे विश्व में तो पृथ्वी चलेगी, फिर सृष्टि आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर अचानक सारे महिलाएं मर जाएं तो सृष्टि नहीं चलेगी, फिर विनाश हो जाए। ये बात समझ में आया तुमको? तो ये सोचना है हड़प्पा वासी का कि मातृ देवी शक्ति यही है, पूरे पुरुष नहीं भी रहेंगे तो सृष्टि फिर चल देगा, लेकिन पूरी महिलाएं अचानक अगर गायब हो जाए तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो ये कंसेप्ट इनका है, और इसीलिए इस समाज को हम लोग क्या कहते? मातृसत्तात्मक कहते हैं। मातृसत्तात्मक कहते हैं। मातृसत्तात्मक मतलब क्या है? महिलाओं की सत्ता मेन प्रधान है। किस काल में? हड़प्पा। कई नालायक बैठ के सोच रहा होगा सब पुरुष खत्म होगा सर तो कैसे चलेगा, महिला खत्म होगी तो फिर कैसे नहीं चलेगा, यही सोच रहा कोई रे नालायक। इतना मूर्ख कोई नहीं ना है, तू समझा रे? तो चिंता में ज्यादा नजर आ रहा है नालायक। सभी पुरुष मर भी जाएंगे तो कुछ महिलाएं होंगी जो गर्भवती होंगी, फिर वो बच्चे को जन्म देगी, सृष्टि आगे बढ़े। लेकिन अगर सभी महिलाएं मर जाए तो पुरुष भी कोई गर्भवती रहेगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। बात आया समझ में सिस्टम? एक कंसेप्ट है किनका? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा इस पर चल रहा था।
और इसमें सुन लीजिए, तो हड़प्पा का समाज मातृसत्तात्मक है कि पितृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक, माता की प्रधानता। अब सुनोगे, ध्यान से समझें, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग, देखो सामाजिक जीवन में क्या पढ़ना है? महिलाओं की स्थिति, फिर पढ़ना है वस्त्र कैसा पहनते थे, भोजन क्या करते थे, फिर पढ़ना है कि इसमें मनोरंजन के लिए क्या करते थे, फिर उस समाज में मृतकों का क्या करते थे, मरने के बाद क्या करते थे। ये सब बात किसी भी लेसन में पढ़ोगे तो सामाजिक जीवन, देखो धीरे धीरे तुमको एक दिमाग में प्लेटफॉर्म बन जाए। जब हम सामाजिक बोले तो तुम कहना कि सर समझ गए, किनका प्रधानता है, माता की पिता, ये सोचना है, फिर महिला की स्थिति सोचना है, फिर वस्त्र के बारे में सोचना है, फिर भोजन सोचना है, उसके बाद मनोरंजन सोचना है, और उसके बाद मृतकों का क्रियाकलाप सोचना है। इतनी बात सोचने आ गया, सामाजिक कंप्लीट हो। अब सभी बच्चे बढ़िया से सोच के बताओ, समाज कैसा हो गया? मातृसत्तात्मक। महिला की स्थिति अच्छी थी कि खराब? जल्दी बोलिए, अच्छी। देखो मेंस में तुम्हारे इधर उधर दिमाग करेंगे, पीटी में मान के चलो अच्छी। तुमको हम अभी 10 पॉइंट्स दे देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाए। मान लो हम पॉइंट्स दे दें, पहला पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली, तो नर्तकी मिल रही है, महिलाएं नाच रही है, नर्तकी बन रही है, तो ये अच्छा सूचक है कि खराब? खराब सूचक है। तो गांव में कोई आवे कि नाचे वाली आई तो उसको तुम बड़ी महान मान रहा है, उसकी स्थिति अच्छी है कि खराब है? तो नर्तकी, पुरुष नर्तका क्यों नहीं मिला, ये महिलाएं नर्तकी क्यों मिल रही? इसका मतलब है कि स्थिति अच्छी है कि खराब। दूसरा, हम लोग देखे लोथल से युगल समाधान मिला। युगल समाधान का मतलब है पति मरा होगा और पत्नी को साथ में भेज दिया गया होगा कि ऊपर इनका सेवा कौन करेगा। ये सती प्रथा का एक साक्ष्य जैसा लग रहा है, और ये बताता है महिलाओं की स्थिति अच्छी थी कि खराब? तो खराब। ऐसा ऐसा 10 पॉइंट लाएंगे तो तुमको लगेगा कि जी कैसा स्थिति था। लेकिन अभी टेंशन नहीं लेना, मेंस में फिर पूरे विश्लेषण होगा, फिर तुम्हारे दिमाग में उल्टी बात भी आनी चाहिए कि सर युगल समाधान मिला तो ये भी हो सकता है कि मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा, महिला का पावर ज्यादा होगा, पत्नी मर गई होगी तो पति को जबरदस्ती पकड़ के शिफ्ट किया गया होगा, ये भी तो हो सकता है रे। तो बहुत तरह की वेराइटी आएगी, तो लेकिन हम लोग को उन वेराइटियों पर नहीं जाना। पीटी में सीधा सीधा महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। बोलो, लाइन क्लियर हो गया। अब वस्त्र की बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से समझना। हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, याद आया सबको? कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। और इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहनते थे, और सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास से। और इसीलिए हड़प्पा वासी कपास की खेती करते थे। बाकी आर्थिक जीवन में पढ़ाएंगे तो तुम्हें आश्चर्य लगे, विश्व में जितनी सभ्यता थी सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा वासी ने की। इसलिए हड़प्पा सभ्यता कपास सबसे पहले किया, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट हो गया। भोजन बोलो, शाकाहारी की मांसाहारी की सर्वाहारी? जल्दी बोलो। मानव है तो सर्वाहारी हो जाएगा। बोलो, मछली खाते थे, घर में मछली के कांटा मिले तो ये सर्वाहारी हो गए, मांसाहारी शाकाहारी दोनों। मनोरंजन में सब काम करना, खाली घोड़ा मत दौड़ाना, बस यही ध्यान रखना। चूंकि हड़प्पा का घोड़ा पालतू पशु नहीं। तुमसे कहेगा हड़प्पा वासी मनोरंजन के लिए म्यूजिक बजाते थे कि नहीं? अरे भाई, तो नर्तकी मिली है, वो नाचेगी बिना म्यूजिक के? तुमको कोई कहेगा नाचो तो कहोगे ना कि तो शुरू करो, साउंड दो, ऐसे कोई नाचेगा? ये अलग बात है कि उस समय मशीन नहीं होगा, हाथे से मार देता होगा सुरताल, लेकिन जरूर बजता हो। तो बताओ, संगीत है कि नहीं? है। नृत्य गान है कि नहीं? है। शिकार है कि नहीं? जैसे ही मांसाहारी भोजन है तो उस समय कोनो मुर्गा के पोल्ट्री फार्म था, शिकार न करेगा कि जाओ शिकार करो, मार के लाओ, तो शिकार मनोरंजन का हिस्सा हो। बोलो, बैलगाड़ी का दौड़ मनोरंजन होगा कि नहीं? होगा। भैंसा की लड़ाई ये भी होगा रे।
जल्दी बोल। तो इस समय भैंसा है, और उस समय टाइम पास के लिए मोबाइल तो था नहीं कि व्हाट्सएप चला, तो कोई आदमी चरावे गया तो कहा जरा दोनों को लड़वा के देख जरा क्या होता है। बाकी लोग आराम से देख रहा था, मनोरंजन का एक पार्ट हो। उस समय मनोरंजन इसी टाइप का, तो ये सब मनोरंजन होगा। लेकिन जैसे ही देगा घुड़दौड़, मनोरंजन नहीं होगा। घोड़ा इनका पालतू पशु नहीं है। गरीब के मोहल्ला में जाए और कहे कि लोग मनोरंजन के लिए क्या नहीं करता होगा, चॉइस ए कहे लीडो का खेल, बोलो खेलेगा कि नहीं खेलेगा? खेलेगा। बी नुका छिपी का खेल, बच्चा सब करेगा। सी कार का रेस, अब गरीब का मोहल्ला है तो बेचारा कार के रेस लगाएगा वो। हाँ, कार चक्का के दौड़ ई कर सकता, साइकिल टायर के दौड़ ई कर सकता, लेकिन कार का रेस वो नहीं लगाएगा। उसी प्रकार इनका घोड़ा पालतू नहीं है तो घोड़दौड़ नहीं करेगा। ये लाइन क्लियर हो गई? बेन अब देखो जरा ध्यान से, मृतकों के बारे में चलना है, फिर इनका घर द्वार देखेंगे, नगर के बारे में चलेंगे, तब मेन स्टेप चलेगा। सामाजिक सबसे लंबा है, इसलिए आराम से शुरू किए। सुनो अब ठीक से। हड़प्पा सभ्यता के लोग मरने के बाद मृतकों का तीनों क्रिया करते थे। एक क्रिया को कहते हैं दाह संस्कार, दाह संस्कार। दूसरा को कहते हैं अंशतः शवाधान, अंशतः शवाधान। अगला को कहते हैं पूर्णतः शवाधान। देखो ये है क्या, वो सुनो, ध्यान दीजिए। मरने के बाद मृतकों के तीन क्रिया करने का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। पहला, इसको दाह संस्कार किए। दाह संस्कार का मतलब जला दिए, मृतकों को जलाया भी जाता था और जलाने के बाद कल्पना थी कि उनकी मुक्ति हो जाती। दूसरा, पूर्णतः शवाधान। शवाधान का मतलब सबको दफन करना, उसको हम लोग शवाधान कहते हैं। और जिसमें दफन करते हैं उसको कब्र कहते हैं। जिस जगह पे दफन करते हैं उसको कब्रिस्तान कहते हैं। कब्र जिस जगह में दफन हुआ, कब्रिस्तान पूरा इलाका जिसमें दफन होना है, और दफन पूरा पूरा हुआ तो इसको पूर्णतः शवाधान कहते। बोलो जी, पूर्णतः शवाधान क्लियर है? और अंशतः शवाधान भी करते थे। अंशतः माने होता है थोड़ा बहुत। तो अब तुम ही बताओ, दाह संस्कार का मतलब जलाए, पूर्णतः शवाधान का मतलब पूरा कंप्लीट दफन किए, अंशतः माने क्या करते होंगे? देखे, हाँ बोल, हाँ शांति रहो। अंशतः मतलब अस्थि वगैरह को दिए। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर, बैठ जाइए। चलिए, बहुत सुंदर। जल के बचा, तो जैसे जला दिए तो उसको हम लोग क्या कहे? दाह संस्कार। वो दाह संस्कार हो। अंशतः मतलब और बताओ, बोल, देखो ठहर जाओ। हाँ चलिए बोलिए। मांस खा गया, बाकी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बहुत सुंदर, एकदम सही बताया। अंशतः मने मत समझना ने नलायक कि आधा आधा कर दिया, आधा छोड़ दिए। कई मूर्खों ने अंशतः मने यहू बैठ के टेक्नोलॉजी सोचते रहता। अंशतः मतलब मरने के बाद उसके लाश को खुले जगहों पर छोड़ दी। क्यों? ताकि मर गया है तो इसके शरीर के मांस का जितना जीव जंतु प्रयोग करेगा, जिसका पेट भरेगा वो अच्छा मनाएगा, तो इसको नरक भी होगा तो एक आगो प्रमोशन संभव है। खा के कहेगा इससे पेट भर गया, भगवान अच्छा किया, तो पोस्टिंग हो सकता है अच्छे जगह। और फिर जब उसका मांस खा लिया तो बचे हुए अवशेष को कब्र में दफन करना, इसको क्या कहते थे? अंशतः शवाधान। तो तीनों प्रक्रिया थी और तीनों प्रक्रिया के प्रमाण मिले हैं। कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा बैठ के, पूर्णतः शवाधान में क्या है? कब्र खोदे तो व्यक्ति को दफन किया हुआ था, तो जैसे हड्डी सड़ा, सेम स्ट्रक्चर वहां मिला, तो मालूम चला कि हाँ ये तो था। दाह संस्कार करने के बाद कलश में इनके अस्थियों का राख ये भी दफन किया गया, तो उस राख से मालूम चल गया कि इनके दाह संस्कार भी होते थे। और मन में बताओ, अंशतः शवाधान कैसे जाने? क्योंकि कब्र में जब खने तो हड्डी अलग अलग जगह है, लग रहा है कि बाद में टांग के शिफ्टिंग किया गया। अब बताओ, गर्दन और गर्दन के बाद पैर और हाथ, उन्हें हड्डी है। तो ऐसा कभी होगा रे कि कोई मरेगा तो अगर पैर बीचवा में शिफ्ट करके हाथ आगे कर दिए,
अब जब कब्र खने तो देखे यहाँ गर्दन है, ऐसे पैर है, वैसे हाथ है, तो पता चल गया इतिहासकारों को कि ओ बाद में इसको बटोर के शिफ्टिंग किया गया है, मतलब अंशतः शवाधान। बोलो अंशतः भी क्लियर हो गया सबका। बताओ आजकल हिंदू धर्म में कौन चलता है? क्या हिंदू धर्म में अंशतः शवाधान होता है? जल्दी बोल। क्या हिंदू धर्म में पूर्णतः शवाधान होता है? जल्दी बोलिए। गधे तीनों होता है। गजब नालायक है तुम लोग रे, तीनों होता है। अगर कोई छोटा बच्चा डेथ कर जाए, 3 साल 4 साल का बच्चा है, तो क्या उसको जलाया जाएगा? नहीं, उसका पूर्णतः शवाधान किया जाएगा। कब्र में लाश गड़ दिए जाएंगे, नदी किनारे गड़ दिए जाएंगे, ऐसा तो तुम लोग सुना होगा। तो ये पूर्णतः शवाधान होगी। अब बताओ, दाह संस्कार तो जलाने वाला सब देखा, अंशतः कभी सुना है? बोल जल्दी। हाँ सुना है, बोल। देखो ये सुना है। कब? हिंदू धर्म में बोल अंशतः कब होगा? लाश को न गड़े न जलाए, फेंक दिए। वेरी गुड, बैठ जाओ, गुड। सांप काट ले तो हिंदू धर्म के संकल्पना के अनुसार सांप काट लेगा तो उसके लाश को न तो गड़ा जाएगा न जलाया जाएगा, केला के थम पर नदी में बहा दिया जाएगा। बाद में कहीं उसका अवशेष मिला तो कोई दफना देगा। ये अंशतः शवाधान। बात समझो रे? अब बात तीनों समझ में आया तुमको? तो अब कई लड़का ये चिंता में था कि सर हड़प्पा में तीनों कैसे होता होगा, जैसे आज भी तीनों होता है। बोलो रे, एल्टीना टावर धरा तुमको। अब यहां से क्वेश्चन राउंड शुरू होगा। बहुत बढ़िया, आप देखो क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से सुनना, सुनेगा एकदम ध्यान से, चूंकि यहां से क्वेश्चन रहता है। जिस कब्र में दफन करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? कब्रिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। कब्रिस्तान का पहला अक्षर क्या है? सी। हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है और ये कब्रिस्तान इस टाइप का खना हुआ है और इसमें ऐसे करके फिर खना हुआ है, फिर इसके बाद ऐसे करके खना हुआ है, फिर इसके बाद ऐसे करके खना हुआ है। और इस पूरे कब्रिस्तान से जब लाश निकाल के गिने तो मालूम चला कि इसमें टोटल 37 आदमी को शिफ्ट किया गया, एक ही कब्र जैसा बना करके। और आकार कैसा है? आर जैसा। कितने आदमी का शिफ्ट है? 37। ई कब्रिस्तान के नामे दे दिए CR 37। अब देखो जरा, यहां CR वाला CR नहीं है रे नालायक। सी माने क्या है? कब्रिस्तान। अब पूछता है हड़प्पा सभ्यता में CR 37 है, लेकिन सोचता है कौन CR आ गई। सी माने जल्दी बोल कब्रिस्तान, आर माने आकार आर जैसा है, और 37 माने इस कब्रिस्तान से 37 लाश प्राप्त हुए हैं, 37 लोग के दफन का प्रमाण मिले। बोलो रे, CR 37 क्लियर है सबका? हड़प्पा जब लाश तो होने वाला था तब एक कब्रिस्तान मिला है जिसका आकार ऐसा है और इसको कब्रिस्तान H कहते हैं। कब्रिस्तान H से मालूम चला कि इसके जो मृतक हैं लास्ट चरण के, जब हड़प्पा खत्म हो रहा है उस समय कब्रिस्तान H। ये कैसे जाने सर? क्योंकि लोग मरने के बाद इनके जो कब्र हैं उसमें उनके आवश्यकता के सामान भी रखते थे, बर्तन रखते थे। अब जो बर्तन कब्रिस्तान R 37 में है, हड़प्पा के H जो कब्रिस्तान है उसमें वो बर्तन नहीं है, उससे आगे का बर्तन। तो बर्तन देख के हम लोग समझ गए कि बर्तन चेंज हो गए। और बर्तन चेंज हो गया इसका, अब बताओ कोई कब्रिस्तान में लोहा के बर्तन मिल तो इसका मतलब क्या है? क्या वो हड़प्पा काल का है? नहीं, उस समय लोहा था ही नहीं। तो बर्तन से हम लोग समझ गए कि नहीं ये लास्ट चरण का है, क्योंकि हड़प्पा लोग का बर्तन वैसा नहीं था। तो कब्रिस्तान H भी नाम सुनोगे, CR 37 भी सुनोगे। अब थोड़ा सा तुमको बात और कर ले डिटेल तो बहुत कंसेप्ट बढ़िया होगा, सुनोगे ठीक से। मृतकों को उत्तर दक्षिण दफनाते थे, नॉर्थ में सिर और साउथ में पैर। आज भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म सभी में यही चलता है। किसको कब्र में देना है तो पैर किधर होगा? दक्षिण। सिर किधर होगा? उत्तर। जलाया भी जाएगा उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण का ये देखो सभी जगह, केवल एक जगह धौलावीरा ईस्ट वेस्ट में लास्ट दफनाया गया। देखो अभी अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये सब हाई एग्जाम लेवल पे पूछेगा।
सरियल मरियल एग्जाम में इतना ऊपर नहीं पढ़ना है तुम, तो तुमसे पूछेगा कि कहाँ के कब्रिस्तान में शव को पूरब पश्चिम की ओर दफनाया गया, धौलावीर। अब मरने के बाद लाश को कैसे लेटाएंगे, तो सभी जगह सीधा लेटाया गया है, केवल कालीबंगा में पेट के बल लेटाया गया। पेट के बल मरिए गया है तो मोड़ी नीचे करो, ऊपर से कर दो, ताकि बढ़िया से, उस समय माना जाता होगा कि भगवान वाला सेंटर नीचे, तो पहुंचने में आसानी हो। बात समझ रहा है ना? तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कहां लाश को पेट के बल लेटाया गया, तो कालीबंगा। लोथल में लाश को करवट के बल लेटाया गया है, करवटीय सुतल है ऐसे करके, और फिर मिट्टी भर दिया गया है। तो कहां लाश को करवट के बल लेटाया गया? लोथल। लोथल में अलग इंपॉर्टेंट, लोथल में एक और इंपॉर्टेंट है, यहां युगल समाधान मिला, पति पत्नी का लाश एक ही कब्र में। तो युगल समाधान भी आपसे कभी भी पूछेगा तो समझ लेना कि कहां है, लोथल में। अब ध्यान दीजिए, इन सभी से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। और अब जरा ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान प्राप्त ही नहीं हुआ है, यहां कोई कब्रिस्तान नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां से कब्रिस्तान नहीं मिला है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो अब लड़कन बैठ के सिर खुजलाएगा कि कब्रिस्तान नहीं मिला, तो एक मुर्दों का टीला काहे कह दी? क्यों कह दिए? क्योंकि यहां अंदर शिफ्टिंग नहीं है, एक ही जगह 26 आदमी के नर कंकाल ऐसी बाहरे एक जगह ढेर में मिल, तो इसीलिए नाम है टीला। टीला माने ऊपरे फेंकल, टीला माने अंडरग्राउंड नहीं है रे। मुर्दों का टीला माने का समझा, एगो मरा, ऊपर से दूसरा फेंकल, तीसरा फेंकल, आई वो टीला बनल। तो टीला बना हुआ है तो क्या वो अंदर दफनावल है? नहीं। तो अब सुन लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहां से कब्रिस्तान नहीं मिला? मोहनजोदड़ो। CR 37 कहां से मिला? जल्दी बोल। हड़प्पा। कब्रिस्तान H, हड़प्पा। पेट के बल लेटाया गया। हाँ, ध्यान रखना कि समझ गया सर, पेट पर शंकर जी चढ़ गए थे काली जी के, तब बड़का जीव निकाले काली जी, याद है ना सबको? तो बस ये ध्यान रखना कि पेट के बल तो काली जी, पेट के बल में क्या रखेगा? काली जी। करवट के बल, जल्दी बोलिए, लोथल। करवट के बल लोथल। और अब इन सभी बातों को लिखना, सामाजिक अभी लंबा चलेगा, एक दिन और सामाजिक चलेंगे, पूरे टाउन नगर समझाएंगे, तब धीरे धीरे लगेगा कि स्टेप खुल रहा है, और तब पढ़ने का आनंद बढ़ेगा। और अच्छी बात है, ये अगले वीक होते होते ये लेसन लास्ट करे, हम लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे। ऐसे ही तुमको पूरा पढ़ना होगा। तुम लोग क्या किया है ना, लेसन उसन पर ध्यान नहीं दिया, वन लाइनर के फेर मेरा, तो उस पे उबकी डुबकी होता है। इसमें क्या होगा, एक बार टाइम तो लगेगा लेकिन परफेक्ट बन जाओगे। जौन दिन कॉपी की सब बात पचा लोगे, उस दिन से रिजल्ट शुरू हो जाए। अब हम नहीं जानते किसका शुरू होगा, ये तुम पर है। हम जो दे रहे हैं बस डाइजेस्ट करो, पचाओ, माया मोह से हट जाओ, किताब सब बंद कर ले। अभी तुमको हम हड़िया में जो दही दे रहे हैं ना, बस ओकरे मोह, बस मक्खन आए, बाकी दही जमावे के फिर मत रहो। कई लोग जोरन लाओ, फलना लाओ, अरे हम तो जो दे ही रहे, दही डायरेक्ट दे रहे, तू खाली जो दे रहा है ना उम्मा, जोरन समझता है, ओकरे PDF कहते हैं। अरे नालायक, तुम लोग का जोरन अलग है। कई गधवन जोड़ने के फेर में है, PDF सर मिलते ही हमको जोड़ने, तुरंत दही दे रहे हैं, डायरेक्ट हड़िया में करके दे रहे हैं, खाली महना, उसको बैठ के मस्त पचाओ, बस आ गया। ये जहां आएगा तो ये मक्खन है। फिर एक बार एकदम जरा कंसेप्ट बनाओ, तो वो है गरम करना, करकराना, तो ये जो सुगंध फैलेगा ना, वो घी है, ज्वाइनिंग लेटर की सुगंध की आ गया है। बात आया समझ में ना? उस सुगंध आना चाहिए कि हाँ इनकर आ गया, हो गया, तो उस सुगंध आएगा, मेहनत करना होगा तुमको। तो खैर
अगले दिन सामाजिक से ही हम फिर चलेंगे। आज का क्लास समझ में आ गया है सबको ना? नेक्स्ट क्लास कल हम लोग इससे आगे, क्लास डेली एकदम कंटिन्यू है, लगातार चलेंगे आप।